नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ आरजे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स बेसिक अकाउंटिंग एमसीक्यूज के सेकंड पार्ट को। इस पार्ट में हम डबल एंट्री सिस्टम, जर्नल और लेजर से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। इसके पहले इसका एक भाग और आ चुका है जिसमें अकाउंटिंग ओरिजिन, प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड के बारे में बताया गया है। इसका लिंक आप ऊपर कोने में देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। और एक भाग अभी और आएगा जिसमें हम ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट के क्वेश्चंस को देखेंगे। उसका भी लिंक आपको यहाँ पे ऊपर दिखाई देने लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, द्विप्रविष्टि प्रणाली का आरंभ हुआ। डबल एंट्री सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। तो इसका जन्म हुआ था इटली में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, द्विप्रविष्टि प्रणाली आरंभ हुई थी। डबल एंट्री सिस्टम वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1949, 1494, 1499 या 1944। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 1494 में डबल एंट्री सिस्टम का सबसे पहले इजाद हुआ था। इसके बाद है, द्विप्रविष्टि प्रणाली के जन्मदाता थे। डबल एंट्री सिस्टम वाज ओरिजिनेटेड लुकस पैसियोली, मार्शल, पिकल्स या बाटली बाय। तो द्विप्रविष्टि प्रणाली के जन्मदाता लुकास पैसियोली थे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इन्होंने 1494 में इस प्रणाली को डेवलप किया था और ये इटली में रहने वाले थे। अगला प्रश्न देखते हैं, पुस्तपालन की द्विप्रविष्टि प्रणाली का अर्थ है। मीनिंग ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज। एक ही पुस्तक में दो प्रविष्टियाँ करना, 2 एंट्रीज इन वन बुक। एक ही खाते में दो प्रविष्टियाँ करना, 2 एंट्रीज इन वन अकाउंट। एक ही व्यवहार के दो पहलू की प्रविष्टि करना, एंट्री ऑफ बोथ साइड ऑफ वन ट्रांजैक्शन। या दो व्यक्तियों के खातों में प्रविष्टियाँ करना, एंट्री इन द 2 पर्सनल अकाउंट्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि एक व्यवहार के दो पहलू होते हैं और दोनों पहलुओं को एक साथ रिकॉर्ड करना, ठीक है ना। इसे हम पुस्तपालन की द्विप्रविष्टि प्रणाली यानी डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। कोई भी व्यवहार होता है तो उसके दो पक्ष होंगे। एक में कोई व्यक्ति पाने वाला होगा, उसकी संपत्ति बढ़ती है। दूसरी ओर कोई व्यक्ति देने वाला होता है, उसकी संपत्ति कम होती है। तो इन दोनों इफेक्ट का जब लेखा किया जाता है तो ये डबल एंट्री सिस्टम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पूंजी खाता है। कैपिटल अकाउंट इज व्यक्तिगत खाता, अवास्तविक खाता, वास्तविक खाता या नाममात्र खाता। पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट होगा क्योंकि कैपिटल जो है ओनर की होती है और ओनर एक व्यक्ति होता है और व्यक्ति के खाते को या किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करने वाले खाते को हम पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी में रखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाममात्र खाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। ब्याज खाता, इंटरेस्ट अकाउंट, अदत्त ब्याज खाता, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट, उपार्जित ब्याज खाता, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट या पूर्वदत्त ब्याज खाता, प्रीपेड इंटरेस्ट अकाउंट। तो देखो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नॉमिनल अकाउंट इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड होते हैं, ठीक है ना। तो ब्याज एक तरीके की इनकम है, इसलिए ये एक नॉमिनल अकाउंट हुआ। अब आप कहेंगे कि सर नीचे भी तो सब खर्चों के बारे में ही दिया हुआ है, सब ब्याज खाता है, लेकिन इसके पहले क्या लग गया, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, प्रीपेड। जब ये शब्द लग जाते हैं तो ये खाते बन जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है ना, क्योंकि ये उन व्यक्तियों को रिप्रेजेंट करने लगते हैं जिन व्यक्तियों का पैसा बकाया है, ठीक है। अदत्त ब्याज खाता यानी जिन लोगों को ब्याज देना बाकी है। एक्रूड ब्याज खाता यानी जिन व्यक्तियों से ब्याज पाना बाकी है। प्रीपेड इंटरेस्ट अकाउंट मतलब हो गया कि हमने किसी को एडवांस में ब्याज पेमेंट किया हुआ है। तो ये सभी व्यक्तियों से जुड़े हुए खाते हो जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वस्तु या माल का खाता ही उपविभाग है। द सब डिवीजन ऑफ गुड्स अकाउंट इज। मशीन खाता, मशीनरी अकाउंट, पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट, क्रय खाता, परचेज अकाउंट या रोकड़ खाता, कैश अकाउंट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्रय खाता जो है ये गुड्स अकाउंट का ही एक उपविभाग है या सब डिवीजन है।
गुड्स अकाउंट जो होता है इसके 5 डिवीज़न होते हैं। एक होता है परचेज अकाउंट, दूसरा होता है परचेज रिटर्न अकाउंट, तीसरा होता है सेल्स अकाउंट, चौथा होता है सेल्स रिटर्न अकाउंट और पांचवा होता है स्टॉक अकाउंट। तो ये 5 अकाउंट जो हैं ये गुड्स अकाउंट के ही सब डिवीज़न माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, नई मशीन की स्थापना व्यय डेबिट होंगे। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेज ऑफ न्यू मशीन विल बी डेबिटेड इन। व्यय खाते में एक्सपेंसेज अकाउंट, मशीन खाते में मशीन अकाउंट, लाभ हानि खाते में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, जब भी कोई नई मशीन खरीदी जाती है जिसको इस्टेब्लिश करना होता है या इंस्टॉलेशन करना होता है, तो उस इंस्टॉलेशन के खर्चे को मशीन खाते में ही ऐड कर दिया जाता है। यानी परचेज प्राइस और इंस्टॉलेशन चार्ज दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है और जो टोटल अमाउंट आता है उसी टोटल अमाउंट से मशीन के परचेज को दिखाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमेरिकन दृष्टिकोण के अनुसार खातों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन व्यूज अकाउंट कैन बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट, 2, 3, 4 या 5। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 5 भागों में। देखो, ब्रिटिश दृष्टिकोण के अनुसार अकाउंट को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। लेकिन जो आजकल अमेरिकन सिस्टम चालू हो गया है इसमें 5 भागों में अकाउंट को डिवाइड किया जाता है, कैपिटल, एसेट, लाइबिलिटी, इसके अलावा एक्सपेंसेज और इनकम। यानी कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो इन्हीं 5 में से कोई ना कोई खाता प्रभावित होगा। इसके अलावा कोई भी खाता अलग से छटा नहीं आएगा जो प्रभावित होता हो अमेरिकन सिस्टम के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्वेता को माल के नकद विक्रय पर डेबिट क्या होगा। और सेल्स ऑफ गुड्स टू श्वेता फॉर कैश शुड बी डेबिटेड टू। तो भाई देखो, जब श्वेता को नकद में बिक्री की गई है तो कैश अकाउंट ही तो डेबिट होगा, कैश हमारे पास आएगा और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कहाँ है कैश अकाउंट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दोहरा लेखा प्रणाली आरंभ हुई भारत में, इटली में, इंग्लैंड में या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। डबल एंट्री सिस्टम जो है इटली में सबसे पहले प्रारंभ हुआ था। लुकास पेसियोली इसे चालू करने वाले व्यक्ति थे और 1494 में इसका प्रयोग सबसे पहले किया गया था। अगला प्रश्न है, द्विप्रविष्टि प्रणाली का आविष्कार किया था कार्टर ने, बाटलीबाई ने, जे बेटी ने या लुकास पेसियोली ने। तो लुकास पेसियोली आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दोहरा लेखा प्रणाली सबसे लोकप्रिय है क्योंकि कम खर्चीली है, सबके द्वारा अपनाई जाती है, आयकर बचाती है या पूर्ण वैज्ञानिक पद्धति है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दोहरा लेखा प्रणाली अपनाने में खर्च कुछ ज़्यादा लगता है, सबके द्वारा नहीं लेकिन ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोगों के द्वारा अपनाया जाता है। आयकर से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये पूर्णतः वैज्ञानिक प्रणाली है। यदि इस माध्यम से अकाउंटिंग की जाती है तो गलतियों के होने की संभावना न के बराबर हो जाती है और सिस्टमेटिक वे में अकाउंटिंग रखने का एक बहुत अच्छा तरीका डबल एंट्री सिस्टम है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। इसके बाद दोहरा लेखा प्रणाली में कितने पक्ष प्रभावित होते हैं, 1 पक्ष, 2 पक्ष, 3 पक्ष या इनमें से कोई नहीं। तो डबल एंट्री सिस्टम में आपको मालूम है कि हमेशा किसी भी ट्रांजैक्शन के होने पर 2 पक्ष प्रभावित होते हैं। एक पक्ष के पास धन की वृद्धि होती है, इंक्रीज होता है, सरप्लस होता है। दूसरे व्यक्ति के पास धन की कमी होती है, डेफिसिट होती है और दोनों ही पक्ष का लेखा किया जाता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा कि दोहरा लेखा प्रणाली में 2 पक्ष प्रभावित होते हैं। अगला प्रश्न है, दोहरा लेखा प्रणाली के प्रतिपादक का नाम क्या था। एक ही प्रश्न को कई तरीके से पूछा जा रहा है। जनक कभी पूछ लेगा, कभी प्रोपाउंडेड पूछ लेगा कि प्रतिपादक कौन है। लुकास पेसियोली, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है,
दोहरा लेखा प्रणाली के जनक ल्यूकास पेसियोली कहाँ के निवासी थे? इटली के निवासी थे, मैंने अभी आपको बताया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, ल्यूकास पेसियोली द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, लेखांकन के तत्व, डी कंप्यूटर सेट, स्ट्रक्चरिस या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। डबल एंट्री सिस्टम को सबसे पहले ल्यूकास पेसियोली ने अपनी बुक में उसका जिक्र किया था और उस बुक का नाम था डी कंप्यूटर सेट स्ट्रक्चरिस। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दोहरा लेखा प्रणाली में प्रत्येक सौदे के रूप हैं 1, 2, 3 या 4। तो 2 रूप होते हैं, एक रूप होता है डेबिट और दूसरा रूप होता है क्रेडिट। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, दोहरा लेखा प्रणाली से आशय है 2 पृथक पुस्तकों में लेखा, सौदे के दोनों पक्षों का लेखा, 2 विभिन्न तिथियों में लेखा या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, पुस्तक और तिथि से मतलब नहीं है, किसी भी सौदे का 2 पक्ष में लेखा होना जरूरी है। डबल एंट्री सिस्टम यही बात कहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दोहरा लेखा प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था 1394 में, 1494 में, 1449 में या 1543 में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, 1494। अगला प्रश्न है, पूंजी खाता है वास्तविक खाता यानी रियल अकाउंट, सामान्य खाता नॉर्मल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता पर्सनल अकाउंट या इनमें से कोई नहीं। तो कैपिटल अकाउंट जो है ये पर्सनल अकाउंट होता है, व्यक्तिगत खाता। पर्सनल अकाउंट क्यों होता है? क्योंकि ये एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है। तो कैपिटल अकाउंट भी जो है वास्तव में ओनर को रिप्रेजेंट करने का काम करता है, इसलिए इसे व्यक्तिगत खाते की श्रेणी में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम मात्र खाता है? नाम मात्र खाता यानी नॉमिनल अकाउंट। देनदार खाता, रोकड़ खाता, ऋण खाता या वेतन खाता। तो मैंने आपको बताया है कि नॉमिनल अकाउंट कभी भी खर्चों से या आमदनी से, इनकम या एक्सपेंसेज से रिलेटेड होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। ये एक एक्सपेंसेज है और इसे नॉमिनल अकाउंट के कैटेगरी में रखा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आहरण खाता है व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट। ये आहरण मतलब ड्राइंग्स अकाउंट के बारे में पूछा है कि ड्राइंग्स अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट या इनमें से कोई नहीं। तो जिस तरीके से कैपिटल अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है, वैसे ही ड्राइंग्स अकाउंट भी एक पर्सनल अकाउंट है और ये पर्सनल अकाउंट ओनर को ही रिप्रेजेंट करता है। कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग्स अकाउंट दोनों ही जो है ओनर को रिप्रेजेंट करने वाले पर्सनल अकाउंट होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जर्नल सामान्यतः विभक्त होती है जनरली या जनरली डिवाइडेड 2 भागों में इन 2 पार्ट, 4 भागों में इन 4 पार्ट, 5 भागों में इन 5 पार्ट या 8 भागों में इन 8 पार्ट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 5 भागों में। ठीक है ना। जर्नल जब बनाते हैं तो 5 कॉलम बनते हैं। पहला कॉलम होता है डेट का, दूसरा होता है पर्टिकुलर का, तीसरा होता है लेजर फोलियो और 2 खाने अमाउंट के बनते हैं, जिसमें एक डेबिट अमाउंट का होता है और एक क्रेडिट अमाउंट का होता है। तो ये 5 कॉलम जर्नल में बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, ए को 5% व्यापारिक कटौती पे 1500 का माल विक्रय करने पर विक्रय खाता होगा। 5% ट्रेड डिस्काउंट ऑन सेल्स ऑफ ₹1500 टू ए द सेल अकाउंट विल बी। तो देखो, ट्रेड डिस्काउंट के बारे में नियम ये है कि ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी अलग से रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। जो भी सेल्स का अमाउंट होता है, इसमें से ट्रेड डिस्काउंट को घटाकर जो नेट अमाउंट आता है, तो इस नेट अमाउंट से सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। ठीक है। तो 1500 का 5% हुआ 75 रुपये। जब 1500 में से 75 घटाएंगे तो 1425 रुपये क्रेडिट होगा। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। अगला प्रश्न देखिए, राम को चुकाया गया किराया में कौन सा खाता नहीं खोला जाएगा?
रेंट पेड टू राम विच अकाउंट विल नॉट बी ओपनड। राम का खाता, रोकड़ खाता, किराया खाता या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि राम का खाता नहीं खुलेगा। ठीक है, कैश अकाउंट खुलेगा और रेंट अकाउंट खुलेगा। राम को चुकाया गया किराया है तो आपका एंट्री क्या पास होगा, रेंट अकाउंट डेबिट, खर्चा है रेंट, और टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो रेंट और कैश का अकाउंट तो खुला, लेकिन राम का खाता कहीं भी नहीं खुला। वो केवल नरेशन में लिख दिया जाएगा कि राम को पेमेंट किया है हमने रेंट का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नई मशीन के स्थापना व्यय डेबिट होंगे। इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेज ऑफ न्यू मशीन विल बी डेबिटेड इन। तो ये क्वेश्चन अभी हमने देखा भी है कि कोई भी नई मशीन खरीदी जाती है तो इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेज को मशीन अकाउंट में डेबिट किया जाता है। अगला प्रश्न है, नकद उपहार यानी बट्टा दिया जाता है। कैश डिस्काउंट इज गिवन। नकद माल क्रय करने पर, ऑन परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, माल बेचने पर, ऑन सेल्स ऑफ गुड्स, माल उधार क्रय करने पे, ऑन परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, या फिर समय से पूर्व रोकड़ प्राप्त होने पर, पेमेंट रिसीविंग इन कैश बिफोर टाइम। तो देखो, जनरली कैश डिस्काउंट जो है तब दिया जाता है जब समय से पहले रोकड़ प्राप्त होना होता है। पेमेंट रिसीव्ड इन कैश बिफोर टाइम, ये डिस्काउंट इसीलिए दिया ही जाता है कि आप कैश जल्दी पेमेंट कीजिए तो हम आपको कुछ डिस्काउंट दे देंगे, इसी को कैश डिस्काउंट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, व्यापार की बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से ग्राहकों को दिया जाता है। विद द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रमोट सेल्स द कस्टमर आर अलाउड। नकद बट्टा, कैश डिस्काउंट, नकद एवं व्यापारिक बट्टा, कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट, व्यापारिक बट्टा यानी ट्रेड डिस्काउंट, या लोन ऋण। तो देखो, व्यापार की बिक्री बढ़ाने के लिए जनरली ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट जनरली होलसेलर रिटेलर्स को देते हैं, और ये इसलिए दिया जाता है कि रिटेलर्स को भी माल बेचने पे ज़्यादा लाभ हो और वो ज़्यादा माल होलसेलर से खरीद के ले जाए। अगला प्रश्न है, जर्नल प्रविष्टि उनके लिए नहीं की जाती है। नो जनरल एंट्री मेड फॉर व्यापारिक बट्टा, ट्रेड डिस्काउंट, नकद बट्टा, कैश डिस्काउंट, दोनों, बोथ ऑफ देम, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ट्रेड डिस्काउंट के लिए अलग से कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होती है। सेल्स के अमाउंट में से ही ट्रेड डिस्काउंट के अमाउंट को माइनस करके नेट अमाउंट से जर्नल एंट्री को पास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक लेखों की वह कौन सी पुस्तक है जिसमें सभी लेन देन तारीखवार लिखे जाते हैं। जर्नल, खाता बही, तलपट या अंतिम खाते। तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जो है वो माना जाता है जर्नल को, और इसमें सभी लेन देन को डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्नल एक पुस्तक है जिसमें होने वाला लेखा होता है अंतिम लेखा, हस्तांतरण लेखा, मूल लेखा या अशुद्धि लेखा। तो जर्नल में कभी भी बेसिक अकाउंटिंग की जाती है, मूल लेखा होता है ये। ठीक है, पहली बार कोई ट्रांजैक्शन जर्नल में ही रिकॉर्ड होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्नल तैयार करते समय उसमें कितने खाने बनाए जाते हैं, कितने कॉलम बनते हैं, 7, 5, 3 या 4। तो देखो, जर्नल बनाते वक्त 5 कॉलम बनते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। एक कॉलम बनता है डेट के लिए, दूसरा कॉलम बनता है पर्टिकुलर के लिए, तीसरा कॉलम बनता है लेजर फोलियो के लिए, और 2 कॉलम और बनते हैं अमाउंट के लिए, जिसमें एक डेबिट अमाउंट दिखाता है, दूसरे में क्रेडिट अमाउंट दिखाया जाता है। तो कुल मिला के 5 कॉलम जर्नल में बनते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक खाता है रियल अकाउंट, वास्तविक खाता, पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता, अवास्तविक खाता यानी कि नॉमिनल अकाउंट, या इनमें से कोई नहीं। तो बैंक अकाउंट भी एक पर्सनल अकाउंट होता है। ये होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट
और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो नेचुरल पर्सन अकाउंट मतलब जो जीवित व्यक्ति हैं उनके अकाउंट को नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहते हैं। जो संस्थाएं होती हैं उनके खाते को आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहते हैं। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट यानी एक ऐसा अकाउंट जो किसी व्यक्ति को, चाहे वो नेचुरल पर्सन हो या आर्टिफिशियल पर्सन हो, उसे रिप्रेजेंट करता हो, या व्यक्तियों के समूह को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, उसे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ पे बैंक क्या है, एक संस्था है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसलिए ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के रूप में व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत बैंक अकाउंट आएगा। रोकड़ खाता है, कैश अकाउंट है, वास्तविक खाता रियल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता पर्सनल अकाउंट, अवास्तविक खाता नॉमिनल अकाउंट, या इनमें से कोई नहीं। तो कैश अकाउंट जो है एक रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट यानी संपत्तियों से रिलेटेड जो अकाउंट होते हैं वो रियल अकाउंट के कैटेगरी में आते हैं, और कैश भी हमारे लिए एक संपत्ति है और ये वास्तविक खाता है। अगला प्रश्न है, रोकड़ पुस्तक में सम्मिलित है केवल नकद प्राप्तियां, केवल नकद भुगतान, केवल नकद खरीद एवं बिक्री, समस्त नकद प्राप्तियां एवं भुगतान। यहाँ रोकड़ पुस्तक का मतलब है कैश बुक। कैश बुक में क्या क्या रिकॉर्ड होता है, कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, जहाँ जहाँ से कैश आए और जहाँ जहाँ पर कैश का पेमेंट किया जाए, वो सब का सब कैश बुक में रिकॉर्ड होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संयंत्र यानी प्लांट की स्थापना पर किए जाने वाले व्यय को डेबिट किया जाना चाहिए। स्थापना व्यय खाते में, विविध व्यय खाते में, संयंत्र खाते में, या संपत्ति अनुरक्षण खाते में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि इसे प्लांट अकाउंट में दिखाया जाएगा। नियम ये कहता है कि जब कोई प्लांट मशीनरी या कोई भी फिक्स्ड एसेट खरीदी जाती है और साथ में उसका इंस्टॉलेशन कराना ज़रूरी होता है उसे यूज करने के लिए, तो इंस्टॉलेशन का जो पहली बार खर्चा लगता है वो खर्चा मशीन की कास्ट में जोड़ के दिखाया जाता है। तो जब किसी प्लांट को खरीदेंगे तो प्लांट अकाउंट डेबिट करेंगे, तो उसका जो क्रय मूल्य होगा उसे भी लेंगे, और उसकी स्थापना का जो व्यय है, इस्टेब्लिशमेंट चार्ज जो है, उसे भी लेंगे। दोनों अमाउंट जोड़कर जो टोटल अमाउंट आएगा, उस टोटल अमाउंट से जर्नल एंट्री पास होगी, प्लांट अकाउंट डेबिट टू, यदि कैश में खरीदा है तो कैश अकाउंट, यदि उधार में खरीदा है तो वेंडर अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि संयंत्र की स्थापना पर किया जाने वाला व्यय संयंत्र खाते में डेबिट किया जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रय खाता है व्यक्तिगत खाता, संपत्ति खाता, नाममात्र खाता, या इनमें से कोई नहीं। परचेज अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट के कैटेगरी में रखा जाता है। वैसे तो कहने को ये गुड्स अकाउंट का ही एक पार्ट है। गुड्स अकाउंट के 5 पार्ट मैंने बताए हैं, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट और स्टॉक अकाउंट। लेकिन नेचर वाइज ये नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि पीएल अकाउंट में इसे ले जाकर समाप्त किया जाता है। इसके बैलेंस को हम अगले साल ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, और ये नियम नॉमिनल अकाउंट के साथ लागू होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लेजर का चैप्टर हमारा चालू हो रहा है। खाता बही है मुख्य पुस्तक, सहायक पुस्तक, स्मरणार्थ पुस्तक, या इनमें से कोई नहीं। लेजर इज अ प्रिंसिपल बुक, सब्सिडरी बुक, मेमोरेंडम बुक, या नन ऑफ दीज। तो देखो, लेजर जो है एक प्रिंसिपल बुक होती है, खाता बही। सबसे पहले किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल में, और जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद ये ट्रांजैक्शन क्लासिफाई किया जाता है लेजर में। ठीक है, तो लेजर भी एक प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट होती है। अगला प्रश्न है, खाता बही में दर्शाए जाते हैं अकाउंट आर रिकॉर्डेड सोड इन द लेजर। व्यक्तिगत खाते पर्सनल अकाउंट, वास्तविक खाते रियल अकाउंट, नाम मात्र खाते नॉमिनल अकाउंट, या ये सभी खाते। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। लेजर में खातों का वर्गीकरण कुछ अलग तरीके से नहीं किया जाता है। लेजर में जितने भी जर्नल एंट्री पास हुई हैं उन सबके ट्रांजैक्शन को केवल क्लासिफाई किया जाता है। एक व्यक्ति, एक मद से संबंधित जितने भी संबंधित ट्रांजैक्शन हैं
उनको एक जगह लिखने के लिए लेजर अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें खातों में भेद नहीं किया जाता है लेजर बनाते वक्त। जो भी खाता है उसमें यदि ट्रांजैक्शन हुआ है तो लेजर में वो खाता बनेगा ही बनेगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खाता बही का मुख्य उद्देश्य है। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ लेजर इज। कुल विक्रय की जानकारी देना, टू नो टोटल सेल्स। कुल क्रय की जानकारी देना, टू नो टोटल परचेज। लाभ या हानि की जानकारी देना, टू नो प्रॉफिट एंड लॉस। या एक स्वभाव के सभी व्यवहारों का सामूहिक परिणाम बताना, टू नो द नेट इफेक्ट ऑफ ऑल द सिमिलर नेचर ट्रांजेक्शन। तो यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि एक स्वभाव के सभी व्यवहारों का सामूहिक रूप से नेट इफेक्ट क्या आएगा, इसको पता लगाने के लिए लेजर अकाउंट बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, खाता बही में पृष्ठ संख्या लिखी जाती है। लेजर अकाउंट गिव्स द फोलियो ऑफ जर्नल, लेजर, बोथ ए एंड बी, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो खाता बही में जो है ना जर्नल का पन्ना नंबर लिखा जाता है, ठीक है। खाता बही का फॉर्मेट क्या है, दो पार्ट में बनता है। लेफ्ट में डेबिट साइड होता है, राइट में क्रेडिट साइड होता है। हर भाग में 4 कॉलम होते हैं, डेट, पर्टिकुलर। इसके बाद यहाँ पे आपका आता है जर्नल फोलियो, कि जर्नल के किस पेज से हमने ट्रांजैक्शन को यहाँ पे लेकर हम आए हैं। और इसके बाद डेबिट अमाउंट, इस साइड में डेबिट अमाउंट। इधर भी 4 कॉलम होंगे, डेट, पर्टिकुलर और जर्नल फोलियो तो रहेगा ही, लेकिन अमाउंट जो है वो क्रेडिट अमाउंट यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, नकल बही से डेबिट एवं क्रेडिट पक्षों के मदों को खाता बही में अंतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द डेबिट एंड क्रेडिट आइटम फ्रॉम द जर्नल टू लेजर इज कॉल्ड। संक्षिप्तीकरण, समराइजिंग, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, खतौनी, पोस्टिंग, या प्रक्रियाकरण, प्रोसेसिंग। तो देखो जर्नल से जब लेजर में ट्रांजैक्शन को अंतरित किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम खतौनी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, लेजर पोस्टिंग कहा जाता है इसे। अगला प्रश्न है, खातों के शेष निकालने का अर्थ है। बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट मीन्स डेबिट पक्ष का योग करना, टोटल ऑफ डेबिट साइड। क्रेडिट पक्ष का योग करना, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। डेबिट एवं क्रेडिट दोनों पक्षों का योग करना, टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बोथ साइड। या फिर डेबिट पक्ष एवं क्रेडिट पक्ष के योग में अंतर ज्ञात करना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। बैलेंसिंग का मतलब होता है कि डेबिट और क्रेडिट दोनों पक्षों में अंतर कितना आ रहा है, उसी को हम कहते हैं बैलेंस, ठीक है। इसे हम कहेंगे खातों का शेष निकालना। डिफरेंस इन टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। अगला प्रश्न है, खतौनी का अर्थ है व्यवहार को उल्लेखित करना। पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन मीन्स रिकॉर्डिंग इन किसी भी 2 खातों में, एनी 2 अकाउंट। संबंधित खाते के डेबिट एवं क्रेडिट पक्ष में, डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ द कंसर्न अकाउंट। एक खाते के डेबिट तथा दूसरे खाते के क्रेडिट पक्ष में, डेबिट इन एन अकाउंट एंड क्रेडिट इन अनदर अकाउंट, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि पोस्टिंग का मतलब है कि जो कोई भी जर्नल एंट्री जब पास की गई है उसमें 2 खाते तो प्रभावित होंगे ही, तो एक खाते को डेबिट किया जाता है और दूसरे खाते के क्रेडिट पक्ष में उसका इफेक्ट डाला जाता है, तो इसे लेजर पोस्टिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नाम मात्र खाते का क्रेडिट शेष दर्शाता है। क्रेडिट बैलेंस ऑफ अ नॉमिनल अकाउंट सोज व्यवसाय का व्यय, एक्सपेंसेज ऑफ बिजनेस, व्यवसाय की आय, इनकम ऑफ बिजनेस, व्यवसाय की हानि, लॉस ऑफ बिजनेस, या व्यवसाय का लाभ, प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। तो देखो नॉमिनल अकाउंट, इसमें आय और व्यय का लेखा किया जाता है और इसका रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। तो जब इनकम हो रही है तब हम क्रेडिट कर रहे हैं ना,
यानी क्रेडिट का टोटल यदि अधिक आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो इनकम को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रारंभिक प्रविष्टि को खतौनी में लिखा जाता है। व्हाइल पोस्टिंग ऑफ द ओपनिंग बैलेंस इन एन अकाउंट इज रिटेन एज बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन, विविध खाते यानी वेरियस अकाउंट, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, जब भी कोई फर्स्ट एंट्री पास की जाती है, खतौनी किया जाता है प्रारंभिक प्रविष्टि की, तो ऐसे केस में बैलेंस को हम ब्रॉट डाउन करते हैं, यानी पिछले रिकॉर्ड से हमने बैलेंस को यहाँ पर ले आए। ठीक है, और जब लास्ट में बैलेंस को अगले वर्ष के लिए ट्रांसफ़र किया जाता है तब हम लिखते हैं बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खाता बही में पृष्ठ संख्या लिखी जाती है। जर्नल फोलियो नंबर इज रिटेन। देखो, यहाँ पे क्वेश्चन भी बता दिया, आंसर भी बता दिया। खाता बही में यानी लेजर में जर्नल फोलियो लिखा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे के क्वेश्चंस को हम अगले पार्ट में देखेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू।